यस, ऋचा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलाचरण करें। ऋचा जी, और सभी से रिक्वेस्ट है 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मंगलाचरण में सहभागी। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अरिहंते सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगल्य के उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जाने राग तय भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाई करी जोर बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। थैंक यू सो मच रीजा जी, आपने बहुत अच्छे से शुरुआत कराई मंगलाचरण से, और परफेक्टली आप देखिए कि हम टाइम पे चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये जो ग्रुप डिस्कशन है, जो हमारा वेबिनार नंबर 17 है, और 18 जो है हमारा क्लोजिंग सेरेमनी है, यानी 17 जो ग्रुप डिस्कशन है उसका मैं उद्देश्य आपको बता दूं, जो आप सभी लोग जानना चाहते हो। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आज ग्रुप डिस्कशन का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाथ करिए, और जो भी स्माइल के साथ करना चाहते हो तो मुझे बताइए कि क्या उद्देश्य है, कितने लोग जानना चाहेंगे। वेरी गुड आकांक्षा जी, पूजा जी, मुस्कान जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सोनम जी, यस पूजा जी, सुरभि जी, वेरी गुड। तो मैं आज बताने से पहले मैं सभी प्रशिक्षकों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि यहाँ पर दिनेश दुबे जी है, यहाँ पर हमारे साथ प्रियंका पटेरिया जी है, रूपाली जैन जी है, और ज्योति जी है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि बहुत अच्छे से सबको ग्रुप में रख के ये ग्रुप डिस्कशन की प्लानिंग करवाई है। सभी ने जूम मीटिंग की है और सभी के साथ उन्होंने बात की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सभी प्रशिक्षकों को। और आप सभी की जो नियत कार्य में देखता हूँ, और अभी जो प्रियंका पटेरिया जी भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, और सबके लिए कि बहुत अच्छे से आप नियत कार्य कर रहे हो, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एंड कीप इट अप। ऐसे ही हम प्रभावी शिक्षक में आगे बढ़े। तो आज का हमारा उद्देश्य ये है कि किसी ने एक फीडबैक भेजा था कि सर हमें अपना विचार जो है व्यक्त करने का हमें मौका मिले, और ग्रुप डिस्कशन कोई विषय के ऊपर हमें चर्चा करने का एक मौका मिले। तो उसी फीडबैक के अनुसंधान में हम सभी ग्रुप में ये ग्रुप डिस्कशन हम करवा रहे हैं, जिसमें उनको एक विषय दिया जाता है और उनको एक ग्रुप दिया जाता है। तो पहले से वो तैयारी करके आए और यहाँ पर प्रेजेंट करें, अपना विचार व्यक्त करें। तो ये है सोनम जैन जी, ऋचा जी, प्रगति जी, नीलम जी, सोनाली जी, मौसम जी, सारिका जी, रागिनी जी, आकांक्षा जैन सागर, पूजा जैन सागर। ये है हमारा उद्देश्य कि आपके क्रिएटिव आइडियाज को, ये हमारे अंदर के जो आइडियाज है, जो यूनिक है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक व्यक्त करने का एक मौका मिले। सुप्रिया जी, पूजा जी गड़ाकोटा, मानसी जैन जी बक्सवा, अनुराग शास्त्री जी, ऋचा जैन जी, ये हमारा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ हर एक ग्रुप में जो है 7, 5, 6, 4 लोग हैं, और उसमें एक मॉडरेटर है। मैं आपको थोड़ी उनकी जो मॉडरेटर की भूमिका है, वो भी आपको मैं बता दूँ। कितने-कितने लोग यहाँ पर मॉडरेटर है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। कितने-कितने लोग के है वो, और नाम लिखिए, ग्रुप का नाम लिखिए, और आप लिखिए कितने लो मॉडरेटर हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। यस, आपका नाम आ जाएगा, जस्ट ग्रुप का नाम लिखिए, वेरी गुड, ओके। मी ग्रुप, ओके, पूजा जैन जी गड़ाकोटा, ओके, ग्रुप 5, वेरी गुड पूजा जैन जी, बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। फटाफट नाम रखिए। वेरी गुड। ग्रुप 2 अनुराग जैन, वेरी गुड। ओके, ग्रुप 1 प्रगति जैन, वेरी नाइस। मानसी जैन जी, ओके, ग्रुप 3, ओके। और 2 में कौन है? 2 में कौन है? सर 2 का अनुराग जी ने बोल दिया ना। ओके, ओके, तो कौन रहा बाकी? 1, 2, 3, 4?
रूपाली जी 4 के कौन है? ऋचा जैन जी। हाँ ऋचा जी कहाँ गए? हाँ लिख रहे हैं, ओके। ओके चलिए ठीक है। तो ऋचा जी है ग्रुप नंबर 4 के, तो वो मॉडरेटर है। मैं आपको बता दूं, मॉडरेटर जो है 12 मिनट ग्रुप वाइज दी जाएगी। 12 मिनट यानी कंप्लीट 12 मिनट में आपको पूरा करना है, नहीं कम नहीं ज्यादा। समझ लिया? ओके या तो 12 मिनट में ही पूरा करना है। सोनम जैन जी, आकांक्षा जैन सागर, राइट सारिका जी, 12 मिनट में ही पूरा करना है, 13 मिनट नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा सा डिसिप्लिन प्रगति जी हमें सीखना है। सभी मॉडरेटर ध्यान में रखिए। तो सभी मॉडरेटर सबको चांस देंगे, नाम देके सबको इनवाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पॉटलाइट की जाएगी सभी को। मैंने पहले से ही नीरज जी को नाम दे दिया है, सबको स्पॉटलाइट की जाएगी। ग्रुप 1 कौन है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, इस तरीके से, और सबको इनवाइट करना है। आई होप इट्स क्लियर। मॉडरेटर, सभी मॉडरेटर क्लियर है? गुड। तो ग्रुप 1 का हो जाए, 12 मिनट हो जाए, उसके बाद जो ग्रुप 1 के सह प्रशिक्षक है रूपाली जी, वो अपनी बात शेयर करेंगे 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। यानी उसमें क्या कहना है, आपने ओवरऑल सबका ऑब्जर्वेशन किया, सबकी बात आपके ग्रुप नंबर 1 की सुनी, उसमें आपका थॉट भी आना चाहिए, वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए वो विषय में, ठीक है? क्लियर है रूपाली जी? समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 मिनट। ओके। उसके बाद ग्रुप 2 आएंगे, 12 मिनट का डिस्कशन होगा, मैं अनाउंस करूंगा। उसके बाद ग्रुप 2 का डिस्कशन होगा। उसके बाद ग्रुप 2 में दिनेश जी नहीं है, ज्योति जी वो करेंगे। यानी कंप्लीट 12 मिनट का हो जाए, उसके बाद प्रशिक्षक ज्योति जी आएंगे, 1 मिनट बोलेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 3 12 मिनट, प्रशिक्षक, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, मुख्य प्रशिक्षक, ठीक है। प्रशिक्षक के बाद मैं थोड़ा उसमें बोलूंगा, मेरे भी 1 मिनट है, मेरे भी 1 मिनट है, अनुराग जी, ठीक है ना। मैं भी टाइम मैनेजमेंट का पालन करूंगा, ओके। ग्रुप 5 बोलेंगे, मुख्य प्रशिक्षक रूपाली जी हैं, मैं बोलूंगा 1 मिनट, ठीक है। ग्रुप 5 12 मिनट, उसके बाद ज्योति जी, या थर्ड में प्रियंका जी, ठीक है। चलिए, एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? यस, ओके, चलिए ठीक है। तो सभी को मौका दिया जाएगा। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हो, उत्साहित हो ये ग्रुप डिस्कशन के लिए? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। यस, वेरी गुड, सभी एक्साइटेड हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थम्स अप करके बताइए यस, ओके। ये पहली बार हो रहा है, वंदना जी, प्रगति जी, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। ओ 3 हाथ से किया, वंदना जी ने 3 हाथ से किया, नहीं 2 हाथ से किया, ओके। तो वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से उत्साहित है और मैं भी उत्साहित हूँ। चलिए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। ग्रुप 1 जो है उनका मैं स्वागत करता हूँ। नीरज जी आप भी रेडी रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके या ओके, ठीक। तो यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट मिनट, ओके। चलिए, सो ग्रुप 1 है वो, उसमें है वो, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्रगति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सारिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, आकांक्षा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, प्रीति जैन जी के लिए एक बार, प्रगति है कि मुझे लगता है फिर से आ रहा है, ठीक है। अंकिता जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, नीलम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, खुशी जैन जी, अंशिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मॉडरेटर है प्रगति जैन जी, और उनका विषय है क्या नैतिकता की बात करना आज के समय में ओल्ड फैशन बन चुका है। तो उनका समय अभी शुरू होता है। अब ग्रुप 1 जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ग्रुप 1 गो हेड। जय जैन सभी को, सह प्रशिक्षक, प्रशिक्षक और भाविक सर को। सबसे पहले मैं प्रगति जैन ग्रुप 1 से, और हमारा विषय है क्या नैतिकता की बात करना आज के समय में ओल्ड फैशन या पुराना बन चुका है। एक मिनट प्रगति जी, एक मिनट। हाँ, आपके जो सह प्रशिक्षक है रूपाली जी, वो आप चैट बॉक्स में लिखोगे कि अभी 10 मिनट हो गई है, अभी 2 मिनट बाकी है, वो चैट बॉक्स में लिखोगे और सभी देखेंगे कि कितनी मिनट बाकी है। 12 मिनट हो जाए, कंप्लीट करना है, ओके। सर मेरे को लिखना है, जितने भी सह प्रशिक्षक है, ठीक है, लिखना है।
नहीं रूपाली जी आपके सब प्रशिक्षक है जी, ठीक है, चलिए गो अहेड प्रगति जी। हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण और अच्छे जीवन का निर्माण नैतिक शिक्षा और संस्कार से होता है। नैतिकता को हमने दो रूप में डिवाइड किया है, एक संस्कार जो कि हमें घर परिवार और आस पड़ोस से मिलता है, और शिक्षा जो कि हमें गुरुओं से स्कूल में मिलती है। गुरु देते हैं जीने का ज्ञान, गुरु देता है अच्छे संस्कार, गुरु सिखाता है कठिनाइयों में सामना, और गुरु सिखाता है डटकर लड़ना। अब आपके सामने सबसे पहले कैंडिडेट के रूप में मैं सारिका जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आपके सामने अपने विचार व्यक्त करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। एक बार सोचना है हम क्या से क्या हो गए। एक वो दौर था जब चाचा जी भाभी को आवाज लगाकर अपने आने की खबर अपनी पत्नी को देते थे। बाबूजी बाप के जीवन के अलावा जवाब ही नहीं होता था। आज बेटा बाप से बड़ा हो गया है, रिश्तों का नाम ही नहीं रह गया। ये समय समय की नहीं समझ की बात है। बीवी की तो दूर, बड़ों के सामने हम अपने बच्चों से भी बात नहीं करते थे। आज बड़े बैठे रहते हैं और सिर्फ बीवी के सामने बात करते रहते हैं। आज नैतिकता ओल्ड फैशन बन गई है। दादू के कंधे पोता पोती के लिए आरक्षित होते थे। काका जी भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। आज वही दादू ओल्ड एज होम की पहचान बन चुके हैं, और काका जी रिश्तेदारों की सूची में आ गए हैं। बड़े पापा रहते थे ना, बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे और अपने बेटों के लिए जो खिलौने लाते थे वैसे ही खिलौने परिवार के सही बच्चों के लिए लाते थे। लेकिन अफसोस की बात कि ताऊ जी अब पहचान बन गए हैं। पता नहीं चाचा जी के बच्चे कब बड़े हो गए हैं। राखी पर बुआ जी आती थी और घर में नहीं, मोहल्ले में फूफा जी को नाश्ते के लिए सभी बुलाते थे। अफसोस की बात कि बुआ जी अब सिर्फ दादा दादी जब बीमार पड़ते हैं तभी आते हैं, और अब उनसे किसी का मतलब नहीं, और नयन निर्विघ्न वो चली जाती हैं। अंग्रेजी ने अपना स्वान रच दिया। एजुकेशन के चक्कर में हमने अपने संस्कारों को ही भुला दिया। पहले बच्चों की पाठशाला परिवार होती थी और शिक्षक माँ होते थे, लेकिन अब वो परिवार ही नहीं रहा। नैतिकता अब ओल्ड फैशन बन गई है। धन्यवाद सारिका जी, आपने बहुत अच्छी कविता बनाई और उसको सबके सामने प्रस्तुत किया। अब अगले कैंडिडेट के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आकांक्षा जी जैन बराठा। क्या नैतिकता आज के समय में ओल्ड फैशन बन गई है? मेरे इसके बारे में विचार कुछ इस तरह है। हमें बचपन से स्कूल में, घर में, हर जगह सिखाया जाता है कि हमें नैतिक शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। क्या सिर्फ यह कह देने से हमारे अंदर नैतिक शिक्षा आ जाएगी? और क्या हम जो अपनी आंखों से देख लेते हैं वह हम सच मान लें, क्या यह सही है? हमारे आज के उदाहरण के लिए एक व्यक्ति रोजाना मंदिर जाता है, माता पिता की सेवा करता है, टाइम टू टाइम अपना हर काम करता है, तो हम कह देते हैं कि उसमें नैतिकता है, उसमें संस्कार है। और दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत है, वह रोजाना मंदिर नहीं जा पाता, माता पिता की उतनी बात नहीं मान पाता, टाइम टू टाइम अपना कुछ काम नहीं कर पाता, तो हम कह देते हैं कि उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें अब संस्कार नहीं रहे। और आज की पीढ़ी इस बात के लिए मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि आज की पीढ़ी बदलते हुए समय के अनुसार बदलना चाहती है और नए नए संस्कारों को अपनाना चाहती है, वह खुद अपने कुछ नियम बनाना चाहती है। तो हम कह देते हैं कि उनके लिए नैतिकता आज के समय में ओल्ड फैशन बन गई है। लेकिन अगर हम इस बात को दोनों में, समय में और नैतिकता संस्कारों में, दोनों में तालमेल बिठा लें, दोनों में सामंजस्य कर लें, तो नैतिकता हमारे जीवन में लागू भी रहेगी और हम नैतिक संस्कारों का अच्छे से पालन भी कर पाएंगे। बहुत अच्छा आकांक्षा जी, धन्यवाद। आपने बताया उदाहरण देके कि मंदिर जाने वाला उदाहरण और पीढ़ी में बदलाव कैसे आया। अब इसके बाद हम प्रीति जैन जी को आमंत्रित करते हैं, वो अपने विचार व्यक्त करें। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम कुछ नैतिकता के बारे में बात करेंगे। नैतिकता हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। हर जगह पर यही सुनने और देखने को मिलता है कि अब नैतिकता बची कहाँ है, किंतु क्या ऐसा वास्तविक में है? जो बिना नैतिकता के घर परिवार और गांव शहर यहाँ तक कि देश की अवधारणा भी नहीं की जा सकती है। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो पूरे देश और समाज में नैतिकता उत्पन्न कर सके, जो आज के समय में पुरानी बात बन चुकी है। नैतिकता वह गुण है जो नैतिकता वह शिक्षा है
जो समाज तथा देश का हित करती है। एग्जाम्पल के रूप में बोलूं तो आज के आधुनिक युग में हमारे समाज की नारियों में मर्यादा समाप्त सी हो गई है। पहले की नारियां मंदिर में सिर पर पल्लू लेकर जाती थी या दुपट्टे से अपना सिर ढक लेती थी, क्योंकि वो यहाँ फैशन दिखाने नहीं बल्कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करने के लिए जाती हैं। लेकिन अब उसी को सभी ने ओल्ड फैशन मान लिया है। अगर लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहने तो स्टैंडर्ड और पढ़ी लिखी कही जाती है, और भारतीय पहनावा पहने तो लोग उसे बहन भी मानते हैं। लेकिन लोगों की सोच यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भारतीय पहनावे में ही हमारी संस्कृति छुपी हुई है, जो अब ओल्ड फैशन मानकर समाप्त होती जा रही है। हमारी समाज नहीं बल्कि हमने ही नैतिकता को ओल्ड फैशन बना दिया है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद अंकिता। प्रीति जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि आधुनिक युग में नैतिकता को लोगों ने ओल्ड फैशन का रूप कैसे दिया। अब इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं अंकिता जी जैन। अंकिता जी, जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आप ईयरफोन अलग कीजिए जब तक दूसरा कैंडिडेट तैयार रहे। ठीक है, इसके बाद हम नीलिमा जैन जी को आमंत्रित करते हैं, उसके बाद अंकिता जी जैन रिटर्न होंगी। जी नीलम जैन खरगापुर, अनम्यूट करें। सभी को जय जिनेंद्र। नैतिकता ओल्ड फैशन है, इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। नैतिकता का अर्थ नियमों का पालन करना है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में और देश में रहते हैं, उसके अपने कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। लेकिन आज के समय में ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति अपने फायदे के लिए ना नियमों की परवाह करता है और ना नैतिकता की, बस उसी केवल अपना फायदा दिखाई देता है। अनैतिक और अनैतिक बात के बारे में तो वो सोचता ही नहीं है। तो इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि नैतिकता आज के समय में ओल्ड फैशन हो गई है, और व्यक्ति जो देखता है वही करता है। यदि व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, और जो व्यक्ति उसको ऐसा करते हुए देखता है, तो वो व्यक्ति भी वही सीखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम आज वर्तमान समय में देख ही रहे हैं कि आज के वर्तमान समय में कोरोना काल में प्रशासन के बार निर्देशों के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रशासन ने कहा कि मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंस का पालन करो, और भी बहुत सारे नियम, वैक्सीनेशन करवाओ, तो कोई भी व्यक्ति इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। बस वो तो अपना फायदा देख रहा है कि यानी जो भी हो, हमें जो करना है, हमें अपनी मन की करनी है। तो वो किसी भी नियम का नैतिकता का किसी का भी पालन नहीं कर रहा है, और व्यक्ति जो देखता है, अनैतिक हो नैतिक हो, सब वही देख के ही सीखता है। तो इसीलिए हम सभी को नैतिकता का पालन करना चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि अपने फायदे के लिए नैतिकता का यूज करते हैं और उसको ओल्ड फैशन का नाम दे देते हैं। अंकिता जी, आप ईयरफोन निकाल के फिर से लगाइए तो आपकी आवाज अच्छी आई है। आप तैयार हैं? ठीक है। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए अपना। ठीक है। नैतिकता यह एक बहुत ही प्राचीन शब्द है, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अलग ही महत्व रखती है। और सही शिक्षा वैसे वही है जो एक व्यक्ति में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी विकसित कर सके। वास्तव में यही शिक्षा जीवन में स्थायी और सुखद प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। नैतिकता हमारा व्यवहार होती है और यही नैतिकता हमारा आचरण भी है। इसलिए नैतिकता को यह कहना कि नैतिकता को अपनाना ओल्ड फैशन है, यह नहीं हो सकता है। नैतिकता हमें गलत और सही का अंतर भी बताती है, और यही हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। जिस तरह से मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए समाज में रहने की जरूरत होती है, उसी तरह से मनुष्य को इस दुनिया में सही तरीके से जीवन यापन करने के लिए नैतिकता यानी कि सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना जरूरी है, और इसके मार्ग पर चलकर ही हमारे मन को जो है सच्ची खुशी प्राप्त होती है। इसलिए नैतिकता को अपनाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपने बहुत अच्छा बोला, महत्व बतलाया नैतिकता का। अब इसके आगे हम आपके सामने खुशी जैन जी को बुलाते हैं, वो अपना वक्तव्य रखें।
खुशी जैन जी। जैसे सर, आज का हमारा टॉपिक है कि नैतिक शिक्षा आज के समय में ओल्ड फैशन हो चुका है। तो आज के समय भी हमें नैतिकता उतनी ही जरूरी है। जैसे कुछ नैतिकताएं हमें समाज द्वारा बताई जाती हैं, और जो नैतिक मूल्य है वह हमारी समझ है कि मतलब क्या सही है और क्या गलत है। ये एक दूसरे से निकटता से संबंधित है। एक व्यक्ति जिसको नैतिक मूल्य समाज द्वारा निर्धारित मानकों से मेल खाते हैं, वह उच्च नैतिक मूल्यों का व्यक्ति माना जाता है। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, हर चीज का पालन करता है, हर रोज मंदिर भी जाता है, समय पर घर वापस लौट आता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है, तो हम उसको कहते हैं कि वह अच्छे मूल्यों का इंसान है। और जैसे कोई व्यक्ति है, उसको धार्मिक मूल्यों की ओर जैसे बिल्कुल भी झुकाव नहीं होता है, वह तर्क के आधार पर अपने माता पिता से बहस भी कर देता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है, घूमकर वापस देर से लौट कर आता है, देर से कार्यालय से लौट के आता है, तो हम उसको कह देते हैं कि वह नैतिक मूल्य का व्यक्ति नहीं है, या वो निम्न नैतिक मूल्य का व्यक्ति है। तो इस हिसाब से हमें नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। समाज में शांति और सद्भाव निश्चित करने के लिए नैतिक मूल्य निर्धारित करने चाहिए, लेकिन हमें इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना, आगे नहीं बढ़ाना जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे किसी आयु या संस्कृति के दौरान जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए उपयुक्त हो या फिर सभी के लिए जरूरी हो और वह दूसरों पर भी लागू हो। तो हमें नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके कुछ उपायों के साथ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि नैतिकता का मूल्य क्या है। अब हम इसके बाद अंशिता जैन जी को आमंत्रित करते हैं। अंशिता जी जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज के समय में नैतिक शिक्षा ओल्ड फैशन माना जाने लगा है। इस विषय में मेरे ये विचार है, पहले विद्यालय, गुरुकुल और आश्रम में अच्छे संस्कार दिए जाते थे, योग बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल के माता पिता, आजकल के जो माता पिता है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना नहीं चाहता। वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम में अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हिंदी मीडियम है वो हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटिव है, और जो वर्तमान समय में बच्चों में संस्कार की बहुत ही ज्यादा कमी आ गई है। वो बड़ों की कोई, अगर बड़े उन्हें कोई अच्छी बात बताए या संस्कार दे, उन्हें बड़े बूढ़े दादा दादी उन्हें डांटे, तो वो उन्हें उल्टा जवाब दे देते हैं। उन्हें उल्टा जवाब दे देते हैं। वर्तमान समय में बच्चों के अंदर नैतिकता लाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं के अंदर नैतिकता लानी होगी। स्कूल विद्यालय में जो नैतिक अनुशासन वाले कार्य होते हैं, हमें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों को महापुरुषों को, या बच्चों में किसी जो क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है, उदाहरण देकर उन्हें उसी से ले लो, जल्दी ले लो, हम रोजाना करेंगे तो उनके अंदर हमें नैतिकता देखने को मिलेगी, और इस तरह हम वर्तमान समय में नैतिकता ला सकते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत अच्छा अंशिता जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि वर्तमान समय में नैतिकता को कैसे धारण किया जाता है। आप सभी कैंडिडेटों ने बहुत अच्छा बोला। सर मैं 1 मिनट लूंगी आपका। आपने देखा कि नैतिकता कैसे प्राप्त है। बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। माँ जैसे संस्कार देगी, बच्चे को वैसे संस्कार मिलेंगे। और कहा भी है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है। माँ जैसे ग्लास भरती है, वैसे बच्चे ग्लास भरेंगे। माँ जैसे आप करके बोलेगी, वैसे ही बच्चे आप करके बोलेंगे। ये तो हो गए घर के संस्कार। ये नैतिकता हर पल, हर समय, हर व्यक्ति को सीखने मिलती, कभी बच्चों से बड़ों को, कभी बड़ों से बच्चों को। दूसरी तरफ हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि चक्रव्यूह के समय जब महाभारत में युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने अपने पत्नी को बताया कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करते हैं। उस समय उसके गर्भ में जो बच्चा था उसने सुन लिया। वो संस्कार थे गर्भ के। आगे चल के जब युद्ध हुआ, तब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया था गर्भ के संस्कार से, लेकिन बाहर आना नहीं सीख पाया। और सबसे बड़ा ये उदाहरण है संस्कारों का। नैतिक शिक्षा भी हमें मिलती है इससे। घर के बाहर जब हम स्कूल में जाते हैं तो गुरु से ज्ञान मिलता है। बाहर में क्या चल रहा है, कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे अपने आचरण को और खुद को सुरक्षित रखना है, और अपने में आत्मविश्वास कैसे लाना है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करना है, ये सब हमें स्कूल में अपने शिक्षक, अपने गुरु से मिलती है। बस इतना ही कहेंगे कि इसे हम ओल्ड फैशन न माने, बस ये समझें
हर समय मिल रहा है, बस उसको हमने पुराना कह के, ओल्ड फैशन कह के नाम बदल दिया। नैतिक शिक्षा तो हम हर पल प्रतिपल ग्रहण करते ही हैं। धन्यवाद भाविक सर जी को, रूपाली जी को, आप सबने हमें समय दिया, थैंक यू, उसके लिए थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, सभी की तरफ से धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू जय सो जिनेंद्र। मच। ग्रुप 1 के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से मॉडरेट किया प्रगति जी ने, बहुत बढ़िया। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। ग्रुप 1 के सभी हमारे सहभागी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया और हेल्दी डिस्कशन आप सबने किया है, और आप सबकी जो प्लानिंग थी, तैयारी थी, वो बहुत बढ़िया थी, और हम देख सकते हैं कि आप सभी ने वो प्रेजेंटेशन किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैं सह-प्रशिक्षक रूपाली जैन जी को समय रिक्वेस्ट सीमा करूंगा। सही थी सर। हाँ जी, हाँ जी, एकदम एकदम सही। राइट, धन्यवाद। ओके। मैं रूपाली जी को रिक्वेस्ट करूंगा, सह-प्रशिक्षक, की अपना वो नजरिया यहाँ पर रखें। रूपाली जैन जी। यस सर। नैतिकता एक आचरण है जो हम दूसरों से सीखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा मतलब दूसरे भी हमें कुछ दूसरा हमारा सम्मान करे, लेकिन ये हम तब कर सकते हैं जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे। जैसे अभी मैंने देखा है कि सबने बताया है कि जब हम आप करके दूसरों को बुलाते हैं, तभी दूसरे हमें आप करके बुलाते हैं। जब हम उनके साथ अच्छा करते हैं, तभी वो हमारे साथ अच्छा करते हैं। लेकिन आज के समय में ये सब करना ओल्ड फैशन माना गया है। जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, इन सबको सभी ने अपना लिया है, लेकिन जो साड़ी पहनना, घूंघट में रहना, ये सब ओल्ड फैशन माना गया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, जो नियम है, जो सच्ची नैतिकता है, उसको फॉलो करना है। बाकी आप सबने बहुत अच्छे से किया, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू रूपाली जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है। तो यहाँ पर मैं मेरी बात करना चाहूंगा। जैसे हम जीते हैं, तो हमें ब्रीथ चाहिए, श्वसन चाहिए, ब्रीथिंग चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ही जीवन जीने के लिए, बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, श्रेष्ठ जीने के लिए, रोल मॉडल होने के लिए नैतिक शिक्षा एवं संस्कार बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये ओल्ड फैशन नहीं है या न्यू फैशन नहीं है। ये नैतिक शिक्षा हमारे जीवन का एक मूल तत्व है, जो हमारे साथ रहेंगे, रहता था और रहेगा। तो ये हमारा जो नैतिक शिक्षा है, वो हमारे जीवन का एक अमूल अंग है। उससे हम पीछे नहीं हट सकते, उससे आगे नहीं जा सकते। उनके साथ ही जीना है, उनके बिना हम जी नहीं सकते। ये मुझे लगता है कि ओल्ड फैशन नहीं है, लेकिन ये हमारा जीने का तरीका है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने भी 1 मिनट लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो ग्रुप 2 जो है, मैं अनाउंसमेंट यहाँ पर करूँगा, और जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे ग्रुप 2 के पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, ओके, चलिए। तो जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, ग्रुप 2 जो है, वो रेडी हो जाइए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, सभी ने बहुत अच्छे से प्रस्तुति की है, और यहाँ पर मैं उसकी शेयरिंग कर रहा हूँ। मुझे लगता है ग्रुप 2 ने इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस की है कि यहाँ पर जो है ना वो हाँ, ओके, ग्रुप 5 आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, ठीक है, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी दिखाई दे रहा है? जी सर, दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। हाँ,
ओके चलिए, तो ग्रुप 2 है, मैं अनाउंस करूंगा। मॉडरेटर है अनुराग जैन जी। यस, यहाँ पर दिख रहा है, मॉडरेटर है अनुराग जैन जी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जूली जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मौसम जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मुस्कान जैन जी, पूजा जैन जी, दीप्ति जी, सुप्रिया जी, प्रतिष्ठा जी, नीता भारती जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ग्रुप 2 का विषय है, क्या आज का एजुकेशन सिर्फ मार्क्स करियर ओरिएंटेड हो गया है? ये ग्रुप डिस्कशन करेंगे ग्रुप 2, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट ग्रुप नंबर 2। हाँ, यस, ग्रुप 2, गो अहेड अनुराग जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सर आवाज क्लियर आ रही है? यस यस, गो अहेड। चलिए, ग्रुप चर्चा के क्रम में ग्रुप 2 विषय है, क्या आज एजुकेशन सिर्फ मार्क्स अर्थात अंक और कैरियर ओरिएंटेड हो गया है? इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले मैं वक्ताओं की संख्या में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ पूजा जैन जी के लिए। वो आए और आकर के अपने विचार इस विषय के संबंध में प्रस्तुत करें। पूजा जैन जी। जय जिनेंद्र सभी के लिए। आज का टॉपिक है, क्या आज का एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और कैरियर ओरिएंटेड हो गया है? तो मेरे एजुकेशन 4 तरह के होते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, वैल्यू बेस्ड और सोशल। लेकिन आजकल स्कूलों में सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन को ही महत्व दिया जा रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में सोशल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हम अच्छे नागरिक बनते हैं। और हर एक सिटीजन्स के लिए परफेक्ट होने के लिए चारों तरह की शिक्षा बहुत जरूरी है। और सेकेंडली, आज के समय में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है। स्कूलों में टीचर्स ऐसे होने चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपना आदर से समझें, वो ये समझे कि हमें इन टीचर्स के जैसे हमें भी अपनाना है। और इस समय जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी असलियत से कोसों दूर है, क्योंकि सिर्फ आज के स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, जिसका यूज जॉब में नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट जॉब ओरिएंटेड कोर्स करा तो रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कराए जाने वाले कोर्स सिर्फ बड़े शहर के लोगों को ही उनका लाभ मिल पा रहा है। जो गांव के लोग हैं, जो छोटे छोटे शहरों के लोग हैं, उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता। और अभी जो 2 साल से कोविड का दौर चल रहा है, उसमें भी हम देखते आ रहे हैं कि जो स्कूल सिस्टम है पूरी तरह से खराब हो चुका है। आज का जो बच्चे जो हैं उनको ये भी नहीं पता कि स्कूल होते कैसे हैं। और अभी कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही स्कूल बंद होते रहे, तो ये जो पीढ़ी कहलाएगी ना, वो हमारी अनपढ़ पीढ़ी में आ जाएगी। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम आज के जो हम अपने एजुकेशन को है उसके लिए मार्क्स में ना करके करियर को भी करें और दोनों को ही बराबर का माने। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। अभी पूजा जी ने अपने विचार इस विषय के बारे में प्रस्तुत किए। अब मैं आगामी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ सुप्रिया जी को, वो आए और आकर के अपने विचार। आपकी आवाज कट रही है अनुराग जी बीच बीच में। मैं आगामी क्रम में सुप्रिया जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आकर के अपने विचार प्रस्तुत करें। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जय जिनेंद्र। सुप्रिया जी आ रही है आवाज। जी सर, आज का जो विषय है वो एजुकेशन मार्क्स और ओरिएंटेड हो गया है। आज का जो एजुकेशन है वो ओरिएंटेड हो गया सर। जैसा कि मेरा मानना है, जो एजुकेशन है ओनली मार्क्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स से कुछ नहीं होता। नॉलेज जो है, नॉलेज मायने रखता है, तो नॉलेजेबल होना चाहिए हमारे, क्योंकि फर्स्ट स्थान आना, मार्क्स जो है वो हम ला तो ले आएंगे, लेकिन नॉलेज जरूरी है। रटने से कुछ नहीं होता। आज क्या होता है, मार्क्स और करियर बनाने के लिए हम पढ़ाई तो करते हैं, पर जो पढ़ाई होती है वो रट्टू तोता जैसी होती है। रट्टू तोता जैसे रटता रहता है, वैसे हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, जिससे हमारा करियर तो बन जाता है, लेकिन हमारा जो करियर है वो जीवन भर समस्याओं से घिरा होता है। जैसे क्या होता है, छोटी छोटी ऐसी जो बीमारी होती है उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना रहता है, या फिर और अन्य फील्ड में देख रहे तो सभी में ऐसा होता है। क्योंकि क्या रहता है कि हम रटने के चक्कर में अच्छे से बुक्स वगैरह पढ़ते नहीं है, और बुक्स नहीं पढ़ते हैं, और जो कुछ भी होता है हमारा जो बेस है वो किताब से ही होता है। किताब हम पढ़ते हैं,
तो किताबों में सब कुछ लिखा रहता है, जैसे विटामिन वगैरह होते हैं कि विटामिन किताब यदि हम ठीक से पढ़ते हैं तो उसमें विटामिन के बारे में होता है कि कौन से जो विटामिन से कब लेना है, या फिर क्या कब लेना है, किसकी कमी से क्या होता है, ये सारी कुछ किताबों में होता है। और ऐसे ही हम अन्य फील्ड में भी देखें तो किताबों में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन रट्टू तोता बनकर हम बस करियर बनाने में लग जाते हैं और हमेशा जो है हमारा जो जीवन उसी में लगा रहता है, पैसे में। जैसे पैसे जो है वो वेस्ट होते जाते हैं। इसलिए सर मेरा मानना है कि जो एजुकेशन, आज का एजुकेशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अभी सुप्रिया जी ने विषय के बारे में अपने विचार रखे। विषय के बारे में मैं भी कहूंगा कि आज का जो एजुकेशन है वो केवल अंकों पर टिका हुआ है। जो विद्यार्थी जितने ज्यादा अंक लेकर के आता है वो विद्यार्थी उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। यदि किसी की 90-95% बनती है तो लोग उसकी सराहना करते हैं, बल्कि उसके और गुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये कितना अनुशासित है, कितने अच्छे से रहता है और बाकी इसके जीवन में क्या है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज का एजुकेशन जो है वो सिर्फ अंकों पर आधारित हो गया है। और इस एजुकेशन को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया है। 1ली से 8वीं तक जो है वो ग्रेडिंग प्रणाली शुरू हो गई है। वो इसलिए शुरू हुई है कि बच्चों के ऊपर से जो अंकों का तनाव है वो अंकों का तनाव कम हो जाए। और उसके अलावा बच्चों के अंदर जो अनेक प्रतिभा है उसमें उन्होंने 10 चीजों को शामिल किया है। नियमितता, स्वच्छता, अनुशासन, सहयोग की भावना, नेतृत्व की क्षमता, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और खेल-कूद। मतलब बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रेडिंग प्रणाली को लाए हैं और अंकों को गवर्नमेंट ने खुद ने हटाने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन है वो अंकों पर आधारित ना होकर के बच्चे के सर्वांगीण विकास पर आधारित होना चाहिए। और ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे बच्चा उस एजुकेशन को अपना प्रोफेशन मतलब उस एजुकेशन को अपना प्रोफेशन आगे बनाए तो कुछ समस्या नहीं हो। और ऐसे अनेक उदाहरण अपने बीच में हैं। अभी पवनदीप बहुत फेमस हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, 12th तक उसने कैसे एजुकेशन भी कुछ पता नहीं, लेकिन गाने के क्षेत्र में बहुत आगे निकला है वो। कपिल शर्मा है, संदीप माहेश्वरी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब उसने इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं की है, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा थी उसको उसने अपना प्रोफेशन बनाया आगे जाकर के और आज बहुत अच्छा स्पीकर है। तो एजुकेशन ऐसी ही होनी चाहिए, अंकों को हटा करके उसकी प्रतिभाओं के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। और आज भले ही हम कहते हैं कि एजुकेशन अंक आधारित है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा बच्चों की प्रतिभाओं के आधार पर एजुकेशन होगी। अगले क्रम में मैं आवाज दे रहा हूँ भाई मौसम जैन के लिए, वो आए और आकर के इस विषय के बारे में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। भाई मौसम जैन। मौसम जी हैं? मौसम जी चलिए मौसम जी जब तक कुछ समस्या हो गई उनके लिए शायद बोले कुछ हो गए हैं। मौसम जी हैं, मौसम जी हैं। ठीक है, वो अभी आगे बढ़ी, कोई बात नहीं, आ गया। अभी ले लेंगे उनको। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर आज मैं अपने विषय के ऊपर अपने एजुकेशन सिस्टम की खामियां बताना चाहता हूं, जो 4 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। यदि आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी हम कर सके तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सके। सुनते रहे नित्य सिर झुकाकर अफसरों की गालियां, तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घर वालियां, तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घर वालियां। हालांकि जो बात मैंने कही है वो आजकल 90% सही बात है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों के समय से यही सिस्टम चला आ रहा है। उन्होंने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया वैसा के वैसा अभी भी चल रहा है। जैसे कि उनने यह सोचकर बनाया था अपना एजुकेशन सिस्टम, जब उन्होंने भारत पर राज किया तो फैक्ट्रियां खोली और उनके लिए सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करने वाले नौकरों की जरूरत थी। तो नौकरों को के लिए उनने नौकरों जैसा पढ़ाया, मशीनों का काम सिखाया। और वही अभी भी चल रहा है कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ नौकरी करने के लिए कर रहे हैं। हमारी सरकार है, सरकार को आयकर के रूप में उपकर 4% प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो आय कर देता है 4% शिक्षा के लिए जाता है। और उसमें से जो जीडीपी का 6% सन 1966 से लेके अभी तक 6% प्रत्येक वर्ष शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में पूरा 6% नहीं पहुंच पाता।
जो कि भ्रष्ट नेताओं द्वारा रख लिया जाता है बीच में। अगर पहुंचता तो आज हमारे छोटे भाई बहन या हम और आप सभी जो भी हैं बच्चे भी सभी प्राइवेट स्कूल में ना पढ़कर सरकारी स्कूल में पढ़ते। अमेरिका है, अमेरिका में प्रत्येक वर्ष सरकारी स्कूल में एक बच्चे के ऊपर 7 लाख रुपए वहां की सरकार खर्च करती है। और हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुश्किल से सरकारी स्कूल में एक बच्चे को 7,000 रुपए तक नहीं मिल पाते। ऐसा भले है कि ड्रेस वगैरह मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारे यहाँ पर देखा जाए तो जो शिक्षा नीति है, शिक्षा ऐसी दी जाती है कि रट्टा मारो या फिर ये करो, घर से होमवर्क करके आ जाओ, बस इतना ही सब कुछ। सिर्फ फिक्स है कि हमें इतना करना है। बिल्कुल बच्चों पर बोझ डाल दिया जाता है कि इतना पढ़ो, जबकि ऐसा करना चाहिए कि हमें उनके हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उन्हें जो पसंद है वो पढ़ाना चाहिए। विद्यालयों में देखा जाए तो गणित और साइंस जैसे विषयों के जिन छात्रों के कमजोर हैं तो उनको डबल डबल पढ़ाया जाता है, 2-2 कालखंड लगा दिए जाते। लेकिन बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे खेलकूद जैसी गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और अब देखा जाए जो ग्रेजुएट लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हें 5th या 6th क्लास की मैथ आती है तो वो बोलेंगे कि 1-2 बार देखना पड़ेगा तब आएगी। और 10th तक बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि 10th के बाद अगर उनसे कुछ पूछा मुश्किल है 10% बच्चे कुछ बता पाए। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं। हमारी सरकार बेरोजगार लोगों को बना रही है। रोजगार उन्हीं को मिल पाता है जिनके पास अच्छा पैसा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ऐसे ही लोग। और जो आरक्षण है, आरक्षण भी बहुत मतलब जो आरक्षित जिनको आरक्षण मिल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग को देखा जाए तो जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, 150 नंबर का हुआ, 120 अगर जनरल वालों को आए और 40 ओबीसी वाले को आए तो सबसे पहले वो 40 नंबर वाले को लेंगे, 120 वाले को बाद में प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद। समय कम है। बहुत बढ़िया, मौसम जी ने अभी अपने विचार प्रस्तुत किए। आगामी क्रम में मैं दीप्ति जी खरगापुर से अनुरोध करूंगा वो अपने विचार प्रस्तुत करें। दीप्ति जी खरगापुर। जय जिनेंद्र सभी से अनुरोध समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, समय होने वाला है। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर। एजुकेशन मार्क्स पर आधारित नहीं है, मतलब इसमें जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है उसके अनुसार एजुकेशन मार्क्स पर आधारित नहीं है। उनकी पूरी यही कोशिश चल रही है। सर मैं बताऊंगी कि एजुकेशन में क्या क्या सुधार किया जा सकता है। रोट लर्निंग, मतलब सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, तो रटने पर बल ना दिया जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं टीचर कि अगर हमने एक लेसन कंप्लीट कर दिया है तो उसके में बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो। एक ग्रुप के बच्चे क्वेश्चन करेंगे, दूसरे ग्रुप के बच्चे आंसर देंगे। आवाज नहीं आ रही दीप्ति जी? अनुराग जी। जी सर, दीप्ति जी ने अभी अपने विचार प्रस्तुत किए। आगामी अगले क्रम में मैं प्रतिष्ठा जी यदि हो तो वो अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रतिष्ठा जी ग्रुप 4 में है। अनुराग जी, प्रतिष्ठा जी ग्रुप 4 में है, नो प्रॉब्लम। नीता जी। सर देयर इज अ लिटिल मोर कंफ्यूजन। सर मैं ग्रुप 2 ही मैं हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी ज्वाइन होने में, तो इसीलिए एक लिटिल कंफ्यूजन हो गया। गो अहेड प्रतिष्ठा जी। ओके सर, सॉरी सर। मुस्कान जी सागर। सर प्रतिष्ठा जी, मेरा टॉपिक, हाँ सर मैं कर रही हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए जय जिनेंद्र सर। मेरा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम आजकल का जो है वो करियर ओरिएंटेड हो गया। मैं इसको सुधारना चाहती हूँ। ये करियर ओरिएंटेड नहीं है सर। करियर हम अपना खुद बना सकते हैं, वो भी अपनी हॉबी के उससे सर। जो हमारी हॉबी होती है, जो हमें पसंद है, जो हमारी रुचि है जिस चीज में, हम उसी में अपना करियर बना सकते हैं और उसी में ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इस एक ये लाइन भी आती है बहुत अच्छी, विलियम बटर ईस्ट ने दी है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ
अपनी बाल्टी को भरने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में जो भी अपन को करना है, अपना और अपने दूसरों के जीवन में, अपने थ्रू अपन जो दूसरों के जीवन में क्या प्रकाशित कर सकते हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो करना है। कि मतलब एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ पेल, इट इज द लाइटनिंग ऑफ फायर। इसीलिए सर बहुत कम टाइम बचा है, इसीलिए मैं अपनी एक लाइन बोल के अपनी बात को विराम दूंगी। सर जो इंडिया है वो यंगेस्ट कंट्री है, सारी कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया बहुत यंगेस्ट कंट्री है। और इधर पे आजकल देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का वेल फिल्ड माइंड तो है, लेकिन वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है। और अपन को क्या चाहिए कि हम अपने बच्चों का वेल फिल्ड माइंड बनाए, उनका तभी उनका आगे भविष्य अच्छा बन पाएगा और वो देश के लिए सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सर। प्रतिष्ठा जी के बाद में यदि मुस्कान जी सागर हो तो वो अपने विचार प्रस्तुत करें। मुस्कान जी नहीं हो तो जूली जी बंडा, जूली जी ना जूली जी। चलिए, सारे वक्ताओं ने अभी अपने विचार प्रस्तुत किए और सभी ने इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से सॉरी जूली जैन बंडा अनम्यूट करें अपने आप को। जूली जी अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज। वीडियो ऑन हो गई है, मैं बोल सकती हूँ क्या? अभी हाँ सर मैं नीता। हाँ नीता भारती जी। सर मैं कौन से ग्रुप में हूँ? वैसे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन से मैं नहीं, ग्रुप सेकंड में हैं आप, इसी ग्रुप सर, लेकिन मेरे से किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। मुझे ऐसा बताया गया था कि कोई सर मेरे से कांटेक्ट करेंगे, कि आपको करना क्या है। कोई बात नहीं, तो आप इसमें बोलना। हाँ बोल सकते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ जी। हाँ, सभी को जय जनेश। सर मैं बोलना चाहूंगी कि कैरियर के लिए बहुत हद तक जो हमें सब्जेक्ट मिला था उसमें बहुत हद तक पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से वो अपेक्षा रखते हैं जो बच्चे काबिल भी नहीं है। मतलब कहना चाहिए कि सब कहते हैं कि मेरा बच्चा IIT फेस करे या PSC फेस करे, उसके लिए वो दबाव डालते हैं। दबाव डालने के अलावा वो दूसरे मतलब कहना चाहिए टीचर से या सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि मतलब ऐसी कुछ सुविधाएं लागू की जाएं जिससे हमारा बच्चा भी आए। और सभी अगर IIT फेस कर दें या सभी नीट में निकल जाएं या सभी, मतलब ऐसा संभव तो नहीं है ना। अपनी अपनी हॉबी से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स कहना चाहिए बहुत हद तक बच्चों पर दबाव डालते हैं। सर थैंक यू, इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू नीता भारती जी, बहुत बढ़िया। दीप्ति जैन जी, अभी मुझे लगता है कि अभी बारी नहीं है, समय मुझे लगता है कि अभी आगे जाना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट टाइम देंगे। दीप्ति जी आपने बोल तो दिया ना? सर मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट बोला था, कुछ नहीं, मैं नेक्स्ट बार बोलूंगी। हाँ बाद में आप बोलना, ठीक है। चलिए ओके। अभी सभी वक्ताओं ने अपने विषय के बारे में अपनी बात रखी। यस। और निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि आज जो एजुकेशन है वो अंकों पर आधारित है। अंकों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन एजुकेशन अंकों पर आधारित ना होकर कैरियर पर आधारित होना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलना चाहिए, बच्चा खुद उसको डिसीजन करने का अवसर मिलना चाहिए। तो अभी हम सभी ने मिलकर के ये ग्रुप चर्चा की। धन्यवाद भाभी सर का, जिन्होंने हमें अवसर दिया। थैंक यू अनुराग जी। ग्रुप 2 के लिए एक बार जोरदार तालियां। और बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रुप का जो है ना फ्लेवर ऐसा होना चाहिए कि सबको सही मौका मिले, कोई रह ना जाए या कुछ छूट ना जाए, ठीक है ना। ये भी एक बहुत जरूरी है। और ज्यादा बोला ना जाए, सही में बोला जाए और सटीक बोला जाए और समय का उपयोग किया जाए। ये भी हमें सीखना है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। तो चलिए, मैं सह प्रशिक्षक ज्योति जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के लिए वो अपना ऑब्जर्वेशन दे। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आज का टॉपिक है, क्या आज एजुकेशन से मार्क्स और कैरियर ओरिएंटल है। मतलब आज जो कोरोना का समय है उसमें मार्क्स तो सभी के आ रहे हैं, क्योंकि घर बैठ के कॉपी लिखना मार्क्स मिल जाते हैं, किसी के 90%, किसी के 92%। तो ये कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे ने वो पढ़ा तो है नहीं, कॉपी बुक से लिखा है कॉपी में और उसी के जरिए मार्क्स मिले हैं।
तो हमें मार्क्स पे नहीं जाना चाहिए, ना वो कैरियर के लिए अच्छा है। हमें सिर्फ प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल ही होनी चाहिए उसमें, कि बच्चा अगर प्रैक्टिकल करके अगर दिखाता है तो उसको जॉब मिलनी चाहिए, मार्क्स के ऊपर नहीं मिलना चाहिए। समय की कमी के कारण मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी। मेरा 1 मिनट में दीप्ति जी को देना चाहूंगा। दीप्ति जी आप शेयर करें। जी सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, शेयर इट। और सर नेक्स्ट है मतलब नो स्पोर्ट पीरियड। मतलब अगर हमारे इंडिया में स्पोर्ट पीरियड हर स्कूल में हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए एक स्पोर्ट पीरियड जरूर होना चाहिए। और फिर है नो फोकस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है। इसके लिए प्रोजेक्टर द्वारा बच्चों को नॉलेज वाली वीडियो जरूर दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई एक टीचर भी रखना चाहिए जो नॉलेज वाली वीडियो दिखा सके या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बता सके। मार्क्स प्लीज मेजर हो। सर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जब बच्चे जॉब के लिए जाते हैं तो उस पर ये देखा जाता है 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी हटाना चाहिए। और इसी बात पर पेरेंट्स भी फोकस करते हैं बच्चों से कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। इक्वल रिस्पेक्ट विथ रिजल्ट स्टडी। मतलब जैसे कि सर कोई आर्ट वाला बच्चा आता है तो उससे बोल दिया जाता है, सब लोग सोच लेते हैं इसके कम मार्क्स आए होंगे इसीलिए इसने आर्ट लिया, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, साइंस को सबसे पहले साइंस स्ट्रीम को सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है, फिर कॉमर्स स्ट्रीम को और फिर आर्ट को, लेकिन ये बात गलत है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर जॉब में तो आर्ट्स के द्वारा ही मिलती है। और सर नेक्स्ट है नो पर्सनालिटी एजुकेशन। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो बच्चे होशियार हैं टीचर्स उन्हीं पे ध्यान देते हैं, जो बच्चे होशियार नहीं है उनके ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा गलत है। हमें सभी बच्चों पर बिल्कुल एक साथ ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर इंजीनियर जैसे क्या बोलते समय कम है दीप्ति जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, और सबको मौका मिले और खुश होके जाए ऐसी मेरी कामना है, इसलिए मेरे 1 मिनट मैंने दीप्ति जी को दिए हैं और सभी अच्छे से बोले हैं। सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हम आगे बढ़ते हैं। सो ग्रुप 3 रेडी हो जाइए। और ग्रुप 3 का मैं जो अनाउंसमेंट करता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में मॉडरेटर है मानसी जैन जी। ओके, उनमें है निधि जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। रागिनी जी के लिए ऑल द बेस्ट। सोनम जी के लिए प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोहिनी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुरभि जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नवीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और सोनम जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और यहाँ पर मैं उनका विषय जो है मैं शेयर करना चाहूंगा। और मॉडरेटर है मानसी जैन जी। उनका विषय है विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए कि नहीं, ये विषय उनका है। तो ग्रुप 3 ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया करिए और टाइम के साथ करिए और सबको मौका मिले ऐसा करिए। ग्रुप 3 ऑल द बेस्ट। सभी के लिए नमस्ते सर। ग्रुप 3 से निधि जैन जी है, वो ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने। और अब ग्रुप का सब्जेक्ट है विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग 2 के लिए कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सैनिक शिक्षा कई दृष्टियों से उपयोगी है और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमारे लिए सोनम जैन जी बताएंगी तुम्हारी से। तो प्लीज सोनम जी आप अपने अनम्यूट कीजिए और अपनी प्रस्तुति दें। जय जिनेंद्र सभी के लिए। हमारा टॉपिक है विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। तो हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे उद्यमी बनते हैं, परिश्रमी बनते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, उनमें अनुशासन आता है और उनको इतिहास के बारे में या जो हमारे महान नेता हुए हैं या जो जो देश के लिए सैनिक काम करते हैं तो उनकी जानकारी बढ़ती है, उनका देश प्रेम बढ़ता है और वो खुद की रक्षा के लिए सब कुछ करना सीखते हैं।
जरूरी नहीं है कि मतलब ये बंदूक चलाना, हथियार चलाना, ये अगर मतलब एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव तो है ही बुरा, लेकिन फिर भी उनकी खुद की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। पहले प्राचीन रूप में ये जो ट्रेनिंग होती है, सैनिक शिक्षा होती थी, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था होती थी। उसमें मतलब सामाजिक व्यवस्था जाति, वर्ण और कर्म के अनुसार मिलती थी। आज के युग में सैनिक शिक्षा व्यक्ति और देश के दोनों के लिए जरूरी है। व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है, खुद की रक्षा के लिए, वो स्वावलंबी बनता है, उसका शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा, और तभी हम खुद के लिए और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। और देश के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर व्यक्ति के लिए ये प्रेम बढ़ेगा, देश के बारे में जानकारी होगी, तो वो देश के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे कुछ करने के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा में विशेष ध्यान दिया था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में यह प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन आज भी गांव में ये कोई भी केंद्र नहीं है और स्कूल में नहीं दी जाती है। तो हमारे अनुसार ये दी जानी चाहिए, जिससे बच्चे इसमें इसके प्रति इंटरेस्ट लेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सोनम जी, आपने बहुत अच्छी से बताया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। सैनिक शिक्षा से उनका शरीर पुष्ट और सशक्त बनता है। अब इसके आगे हमारे लिए मोहिनी जैन जी बताएंगी इसके आगे। तो प्लीज मोहिनी जैन, आप अपने लिए अनम्यूट कीजिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस विषय में मेरा मानना यह है कि विद्यार्थी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बल्कि यह विषय अनिवार्य भी होना चाहिए, ताकि इससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें एवं संपूर्ण राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि देश के प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राम में सैनिक प्रशिक्षण केंद्र हो। जब देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक होगा तो उससे राष्ट्र की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की भावना प्रखर बन जाएगी। ये ट्रेनिंग केवल शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत नहीं, बल्कि सहनशील भी बनाती है एवं डिसिप्लिन रहना भी सिखाती है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में हथियार ही होना चाहिए, बल्कि हमें फिजिकल रूप से फिटनेस रहना भी सिखाती है तथा स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ता है एवं आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाती है। देश भर में सैनिक शिक्षा के कई रूप होते हैं। कहीं पे स्काउट होता है तो कहीं एनसीसी कैंप आयोजित कर दिए जाते हैं, उसमें विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में छात्रों को अनुशासित जीवन सिखाया जाता है एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार भी किया जाता है। यहाँ इस प्रशिक्षण में शस्त्र का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। अगर एक लाइन और कहना चाहूंगी, अगर हमारे देश में हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस व्यक्ति को स्वयं पर अभिमान होगा एवं वह स्वयं को सेल्फ डिपेंडेंट महसूस भी करेगा और वह देश की रक्षा के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहेगा। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। बहुत मोहिनी जी, मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अब इसके बाद हमारे लिए सुरभि जैन जी बताएंगी विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों कंपलसरी है। प्लीज सुरभि जी आइए आप। सम्यक ग्रुप के सभी साथियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का मेरा विषय है विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। जरूरी नहीं है यह ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन मानसिक और शारीरिक दोनों विकास के लिए ट्रेनिंग विद्यार्थी को अवश्य दी जानी चाहिए। यह ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि विद्यार्थियों को मिलिट्री जीवन का ज्ञान हो सके। वो मिलिट्री में कैसे जीवन यापन करते हैं व्यक्ति, उनका उन्हें ज्ञान हो सके, जिससे वह नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्यार्थी डटकर आगे खड़े रहें। इस ट्रेनिंग से विद्यार्थियों में देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा और सम्मान का भाव जागृत होता है, इसलिए यह ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और निडर बनाने के लिए यह ट्रेनिंग जरूरी है। यह ट्रेनिंग प्रत्येक स्कूल व कॉलेज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि छोटे या बड़े बच्चों को यह ट्रेनिंग दी जाए। उनके अनुसार लड़के लड़कियां दोनों में भेद ना करते हुए यह ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया सुरभि जी ने बताया कि हमें विद्यार्थी अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। अब इसी के बाद हमारे लिए रागिनी जैन जी बताएंगी। रागिनी जैन जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा मानना है कि सैनिक शिक्षा कई दृष्टियों से उपयोगी है और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैनिक शिक्षा यानी देश और राष्ट्र की रक्षा। बड़े गौरव की बात है
कि हमने भारत देश में जन्म लिया, जिसमें ऐसे ऐसे महान पुरुष थे जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी। इन महान पुरुषों ने बलिदान देकर हमारे देश को गुलामी से स्वतंत्र किया और 4 स्तंभों को खड़ा किया: प्रेम, वात्सल्य, विनय और एकता। आज हमारे देश के सभी नागरिक इन स्तंभों को भूल गए हैं, इसलिए इनको याद दिलाने के लिए मेरा मानना है कि स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा से लोगों में अनुशासन आता है, सेवा, त्याग, बलिदान और निष्ठा जैसे महान गुणों को बढ़ावा मिलता है और साथ ही सैनिक शिक्षा से शारीरिक और मानसिक रूप से भी लोग रहते हैं और आत्मनिर्भर भी रहते हैं। यदि भारत के सभी युवाओं को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दे दी जाए तो देश में व्याप्त अनेक बुराइयां, कुरीतियां, अत्याचार, अनाचार, इन सभी से एक साथ छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा लोगों में ऐसे ऐसे गुणों का विकास होता है जिससे अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। और मेरा मानना है कि स्कूल में सैनिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर सैनिक शिक्षा हर युवा को दी जाए तो आज हमारा भारत देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। जय जैन, धन्यवाद। बहुत बढ़िया रागनी जी। अब मैं आगे नवीन जी से बोलूंगी, आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। नवीन जी। सभी के लिए जय जैन जी। सैनिक शिक्षा बहुत अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति का विकास होता है, उसकी कार्यशैली का विकास होता है। सैनिक शिक्षा से अनुशासन आता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, कौशल विकास होता है और बहुत से गुणों का विकास होता है सैनिक शिक्षा से। सैनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे शासन द्वारा स्कूलों में स्काउट गाइड वगैरह, एनसीसी, इन सब की व्यवस्था की गई है कि ताकि बच्चे में, माने व्यक्ति में जब वो स्कूल में होता है उसी सब सैनिक शिक्षा आदि को वो करीबी से जान सके, जिससे उसमें सैनिक शिक्षा के कुछ गुणों से वो परिचित हो सके, जिसमें एकाग्रता, अनुशासन ये सब चीजें शामिल है। सैनिक शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास हो सकता है। कुछ देशों में जैसे कि इजराइल में, यहाँ पे इस क्या हुआ कि इसकी आबादी ज्यादा नहीं है, इसकी आबादी कम है और इस पे इसके 4-5 पड़ोसियों ने हमला कर दिया। तो उस समय वहाँ की कुछ महिलाओं ने सेना ज्वाइन की और देश सेवा की। तभी से वहाँ सभी देशवासियों के लिए 2 वर्ष के लिए सैनिक शिक्षा कंपलसरी, मिलिट्री सैनिक शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग 2 वर्ष के लिए कंपलसरी कर दी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिससे कभी भी यदि आवश्यकता पड़े तो देश के हर घर में सैनिक मौजूद हैं जो देश की सेवा, देश रक्षा कर सके। ऐसे मतलब बहुत से विकसित देशों में, बहुत से देशों में ये सैनिक शिक्षा या मिलिट्री ट्रेनिंग 2 वर्ष के लिए अनिवार्य है। तभी उनको ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट मानी जाती है जब वो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से देशों में मतलब क्या है कि उनकी आबादी बहुत कम है, तो जिससे कभी विपत्ति के समय वो अपने देश की सेवा कर सके। और अन्य देशों में ये सैनिक जीवन और आदि से परिचित हो सकें, इसके लिए जैसे हमारे देश में एनसीसी, स्काउट गाइड आदि का प्रबंध किया गया है, ताकि व्यक्ति बचपन से ही इन सब चीजों को जान सके और अपना विकास कर सके। जी, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया नवीन जी। अब मैं इसके बाद सोनम जी नरवा के लिए बुलाना चाहूंगी, प्लीज। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का विषय है हम लोगों का विद्यार्थी के जीवन में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब जी और कौन है नेक्स्ट? मानसी जी। सर शायद नेटवर्क इशू लग रहा है। सर हो गया है। ओके
हाँ सर। ओके ओके, सो कंक्लूजन आप बोल दीजिए थोड़ा, 1 मिनट बाकी है। सर मिलिट्री ट्रेनिंग विद्यार्थी के जीवन में बहुत जरूरी है और सबसे पहले ये हमारे देश का कर्तव्य है और इस फिजिकली फिटनेस भी और जैसे अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसका विद्यार्थी मनोबल भी बढ़ा सकते हैं और ये खुद की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की, सोसाइटी में यह एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो ये स्कूली ट्रेनिंग में बहुत जरूरी है विद्यार्थी के लिए और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सर आपका। अब इसके बाद थैंक यू ग्रुप 3 के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से आपने शेयर किया अपनी बात। ग्रुप डिस्कशन में हेल्दी डिस्कशन आपका हुआ और बहुत सभी ने अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो मैं प्रशिक्षक प्रियंका जी को शेयर करने के लिए मौका देता हूँ। प्रशिक्षक प्रियंका पटेल। नमस्ते सर, मैंने सभी का सुना, बहुत ही अच्छा सभी ने बोला, जिससे मैंने एक बात सीखी कि इस शिक्षा से अगर ये बच्चे दोनों में को मिलती है तो इससे देशभक्ति की भावना जागृत होगी और शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा और कहें तो उनका दिनचर्या भी बदल जाएगा और यहाँ तक कि वो डिसिप्लिन में रहने लगेंगे और उनका समय सारणी भी सही हो जाएगा। और अगर ये बच्चियों को मिलती है तो वो आत्म सुरक्षा के लिए उन्हें बल मिलेगा, वो खुद तैयार हो जाएंगी। जैसे हमारे देश में अनेकों ये सुनने को मिलती है कि छेड़खानी हो रही, कहीं कुछ हो रही, तो अगर ये बच्चियों को ये सुरक्षा मिलती है, ये ट्रेनिंग मिलती है, तो बच्ची अपनी आत्म सुरक्षा खुद ही कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। परफेक्टली ग्रुप 3 ने अपने समय के साथ अपना प्रेजेंटेशन किया है और सब प्रशिक्षक ने भी शेयर किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे कहते हैं, आत्म अनुशासन हम कैसे कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें फिजिकल फिट तो रहना ही है, मेंटल फिट भी रहना है। और फिजिकल फिट और मेंटल फिट ऐसे ही रहेंगे जब हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखा जाएगा, आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन जो है वो सिखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग से ये पॉसिबल हो सकता है। और उसी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यस, मैं भी मिस करता था स्कूल में और कॉलेज में एनसीसी, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में एनसीसी भी एक ट्रेनिंग हमें मिल सकती थी, लेकिन मैंने मिस किया। तो मैं ऐसा लगता है कि यस, स्कूल में और कॉलेज में एनसीसी ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हमारा जीवन डिसिप्लिन हो और ताकि हम बहुत अच्छे से बेहतर फिजिकली और मेंटली फिट रहें। तो ये मेरा विषय था, ये मेरा वैल्यू एडिशन था। तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 4 में हम जो है हम स्वागत करेंगे। यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी। या ओके, ओ सॉरी। तो ग्रुप 4 के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। यस, ओके। तो ग्रुप 4 में है ऋचा जैन जी मॉडरेटर है, उसमें आकांक्षा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, शुभांगी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और रुचा जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और उनका विषय है सक्षम एवं प्रतिभावान छात्र एवं छात्रों को विदेशों की ओर आकर्षित होने के कारण एवं ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जा सकता है, उसका विषय है। तो ग्रुप 4 के लिए भी एक बार जोरदार तालियां एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गो अहेड, गो ग्रुप नंबर 4। थैंक यू सर। ग्रुप नंबर 4। हमारी प्रशिक्षक, सह प्रशिक्षक एवं ग्रुप में उपस्थित सभी लोगों के लिए सादर जय जिनेंद्र। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो कुछ खास होते हैं। उन खास लम्हों में कुछ लम्हे यादगार होते हैं और उन लम्हों को हम यादगार बनाते हैं। आप जैसे खास दोस्तों से एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हमारा विषय है सक्षम एवं प्रतिभावान छात्र और छात्रा विदेशों की ओर आकर्षित होने के कारण एवं ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जा सकता है।
इसके लिए मैं सर्वप्रथम आकांक्षा जी को इनवाइट करूंगी, वो आए और हमारे विषय पर अपनी बात प्रस्तुत करें। आकांक्षा जी, प्लीज शेयर। सभी को जय जिनेंद्र। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि सक्षम एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का विदेशों की तरफ बढ़ता आकर्षण। तो आज की जो हमारे युवा वर्ग है उनका विदेशों की तरफ मोह बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यही है कि हमारा समाज उन लोगों को शुरू से ही ज्यादा इज्जत देता है जो विदेश घूमकर आए हैं या जिनके घर का कोई सदस्य विदेश में जाकर रहता है। इस कारण से कुछ माँ बाप अपने बच्चों को भी विदेश में पढ़ाई करवाने का सोचते हैं, लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब वही बच्चे विदेश में बस जाने का सोच लेते हैं और वापस कभी मुड़कर नहीं आते हैं। इस वजह से जो समाज माँ बाप को ज्यादा इज्जत देता था उनकी प्रतिष्ठा पर भी उंगली उठाने लगता है। कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि वो विदेश जाकर वहाँ की तकनीकी विकास का पूरा लाभ उठा पाएंगे तथा वहाँ की ऊंचे वैज्ञानिकों के साथ काम करके अपनी योग्यता का विकास कर पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ के रहन सहन और कल्चर से भी ज्यादा प्रभावित होते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे समाज का कोई प्रतिभावान बच्चा यदि डॉक्टर बन जाता है तो हमारे माँ बाप भी अपने बच्चों को विदेश जाने का प्लान करते हैं। और जब वही बच्चा विदेश से पढ़कर आता है तो वो अपनी पूरी लाइफ विदेश में गुजारने का सोच लेता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यदि वही बच्चा भारत में रहता तो हमारे भारत का नई नई तकनीकों से विकास हो पाता। लेकिन विदेश जाने से उस बच्चे की प्रतिभा की कोई फर्क नहीं रहती है, लोग उसे जानते तक नहीं है। यदि वही बच्चा भारत में रहता तो हमारे भारत का नाम रोशन करता और उसका नाम हर किसी के मुंह पर होता। ब्रेन ड्रेन का अर्थ होता है प्रतिभा पलायन। इसको रोकने का कारण नेतृत्व में पारदर्शिता आवश्यक है, इसको बनाए रखना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। लोगों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और रख रखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आर्थिक संपत्ति के लिए आवश्यक है। वो जो महंगे कर हैं उनसे लोगों को राहत देनी चाहिए। ये ब्रेन ड्रेन को रोकने का बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। बहुत अच्छी आकांक्षा जी, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे से सभी के बीच रखा। सच्ची प्रतिभा जल एवं वायु की वेग की भांति होती है। कोई कितना भी प्रतिबंधित करे कभी ना कभी कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। इसके बाद हम शुभांगी जी को आमंत्रित करेंगे, वो आए और अपनी बात को शेयर करें। जय जिनेंद्र सभी के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सक्षम एवं प्रतिभावान छात्राओं का विदेशों की ओर पलायन। ब्रेन ड्रेन को हम कैसे रोक सकते हैं। मोस्टली आज हमारे देश में यह देखा जा रहा है कि जहाँ पर हमें उच्च शिक्षा मिलती है हमें उस ओर जाना चाहिए। हमें उस ओर, जैसे हमें आज अपने यहाँ पर भी, हम अपने लोकल एरिया में भी देखें तो हम लोग ये सोचते हैं कि बेस्ट स्कूल कौन सा होगा, हम अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आज हमें यह देखना पड़ रहा है कि अगर जैसे बच्चा अपने ही देश में सोचता है कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े तो वह सोचता है इस गांव से शहर की ओर जाए और शहर से राज्य की ओर, राज्य से और बड़े लेवल पर जाए, दूसरे देशों में जाने की वो प्लान करता है। अब इस तरीके से वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए तो चला जाएगा। लेकिन अगर वहां पर विदेशों में पढ़ने वाला एक व्यक्ति, अगर हम उसे कहें कि विदेशों की जगह वो अपने देश में आ जाए तो ऐसा तो वो कभी नहीं करने वाला है। यही चीजें आज हमारे देश में, यही मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अगर किसी बच्चे को हम विदेश में पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो वो अपने देश में लौट के नहीं आना चाहता, वो वहीं पर निरंतर जॉब करके वहीं पर बस जाना चाहता है। तो अपने देश के शिक्षित और प्रतिभावान लोग तो दूसरे देश में ही चले जाते आ रहे हैं। इसके कई सारे कारण ये भी हो सकते हैं कि आज हम ये भी देखें कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के 4.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल विदेशों में जा रहे हैं। इसके कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो अच्छी बढ़ रही है लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल लंदन एंड फोर्ट्स की
लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत के 3 लाख से ज्यादा लोग विदेश जा रहे हैं और हमारे देश से कंटिन्यू वहां पर जा रहे हैं, और अपने देश के प्रतिभावान छात्र जो हैं वो तो दूसरे देशों में चले जाते हैं, और अपने देश के जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ पर बचे रहते हैं और वही काम करते हैं। तो अब आप इस खुद ही सोच सकते हैं कि इतने टैलेंटेड लोग जब दूसरे देश जाकर उन देशों का विकास कर रहे हैं तो हमारे देश के लोग क्या करेंगे फिर? हमारे देश की प्रतिभा कैसे होगी? हमारे देश का विकास किस प्रकार से हो पाएगा? इनके कई तरीके के कारण हैं, जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि वहां पर बेहतर करियर ऑप्शन मिलते हैं। मैंने रिसेंटली इस चीज में अपनी एक फ्रेंड से भी बात की हुई है, तो उन सबका यही कहना था कि अगर हमें जो बेटर अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलेगी हम तो वहीं जाएंगे ना। जैसे आज मेरी एक फ्रेंड गुजरात में, वो वहीं जॉब कर रही है और अब नेक्स्ट टारगेट है उसका कनाडा। अब वो कनाडा में जॉब करना चाहती है और उनका रीजन यही है कि उन्हें बेटर फैसिलिटीज मिल रही है, बेटर लाइफस्टाइल मिल रहा है, उनका बेटर करियर ऑप्शन है उनके लिए वहां पर। जब दूसरे देशों में उन्हें बेटर करियर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो वो वही जाना प्रेफर कर रहे हैं अपने देश में रहने की जगह, और एक नई दुनिया में वो कदम रखना चाहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाता है। साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता भी मिलती है, वित्तीय सहायता मिलती जाती है, तो जिसके कारण वो सोचते हैं कि हमें धन धान्य तो हर चीज मिल रही, तो अपने देश में हम क्यों रहें। इस कारण वो दूसरे देशों की ओर कंटिन्यू आकर्षित होते जा रहे हैं, और आकर्षित होते जा रहे हैं तो अब यही कारण है कि हमारा देश थोड़ा थोड़ा पिछड़ता जा रहा है। इसलिए हमें ये ट्राई करना चाहिए कि लोग हमारे देश में ही रहें और हमारे देश में लोग इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि यहीं पर उन्हें बेटर ऑप्शंस मिले। अगर विदेश जाते भी है तो वहां से कोई इस तरीके की तकनीक सीख कर आए वो, कि वो हमारे देश में, हमारे देश के विकास में सहयोगी हो सके। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी इस बात को सभी के सामने रखा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून से दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसा बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसके बाद मैं कीर्ति जैन जी को बुलाना चाहूंगी, वह आए और अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात को शेयर करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है समक्ष में प्रतिभावान छात्र छात्राएं जो विदेशों में पलायन कर रहे हैं, उसका क्या कारण है और ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जाए। तो पहला कि जो विदेशी छात्र प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं वो विदेशों की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं, उसके कई कारण हैं। जैसे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अपने यहाँ के अवसर है वो बहुत कम है। जैसे अपने यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं वो बहुत सीमित हैं, जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। जैसे सागर में UTD है, तो वहाँ क्या है, सीटें कम हैं। तो जो छात्र छात्राएं हैं बहुत अच्छे हैं, बट मगर सीमित सीटें होने के कारण सभी को अवसर नहीं मिल पाते, बहुत कम यानी वहां पर पहुंच पाते हैं। तो जो छात्र छात्राएं नहीं जा पाते वो आर्थिक स्थिति से अच्छे हैं, वो यही सोचेंगे कि हम और अच्छी जगह जा सकते हैं अपने पैसे लगा के। दूसरा कारण क्या हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में सरकारों का चेंज होना, कभी कांग्रेस आ गई कभी BJP आ गई। उससे क्या हुआ कि जो शिक्षा नीतियां हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। कभी वैकेंसी निकली भी तो वो चेंज हो गई, कभी रेलवे का एग्जाम होना था नहीं हुआ, साल निकल गए। PSC का एग्जाम 1.5 साल हो गए उसके बाद हो रहा, तो बच्चे क्या करें। तीसरा करप्शन, अपने देश में इतना भ्रष्टाचार है कि कोई भी व्यक्ति बिना पैसे दिए आगे बढ़ ही नहीं सकता। यदि अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो सोच से तो लगाना ही पड़ेगा। तीसरी बात कि जो अपने यहाँ की क्या होता है, जो छात्र छात्रा है प्रतिभावान व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत अच्छा हो। वो ये सोचते हैं जो हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, हम विदेश जाएंगे वहीं पर इतना अच्छी क्वालिटी फैसिलिटीज मिल सकती हैं और बेटर सैलरी के लिए भी वो बाहर ही जाना पसंद करते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, जो अपनी आर्थिक स्थिति है अपने देश की वो कम होती जा रही है, टैक्स है वो भी कम होता जा रहा है। दूसरी बात, जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो अपने देश में होना चाहिए, जिनको अपने देश का विकास होना चाहिए, वो कहाँ जाते जा रहे हैं, बाहर जाते जा रहे हैं, जिससे अपना देश का विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे अपना देश विकासशील ही है, विकसित नहीं हुआ अभी भी, जबकि हो जाना चाहिए था, क्योंकि अपने यहाँ की पॉपुलेशन तो वैसे भी ज्यादा है।
और इसको है ना सॉल्यूशन क्या है ब्रेन ड्रेन के? सबसे पहले जो छात्र छात्रा हैं उनमें है ना देश प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए, जिससे वो दूसरे देशों में पलायन ना करें। यदि पलायन कर भी रहे हैं पढ़ने के लिए तो बहुत वो बढ़िया मोदी जी, बाहर आ जाएं। आपका टाइम, अब आपने बहुत अच्छी से अपनी बात रखी। अब हमें आपके टाइम को यही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे और भी लोग हैं जो एक मिनट, मैं एक आचार्य श्री का बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे आचार्य श्री जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जिससे व्यक्ति बाहर ना आ जाए विदेशों में। जैसे उन्हें प्रतिभा स्थली खोली है, वहां दीदी लोग बहुत प्रतिभावान वो पढ़ा रही हैं और अच्छे बच्चों को, बहनों को तैयार कर रही हैं कि अपना देश विकसित हो सके। हथकरघा खोला है, आचार्य श्री ने खुलवाया है, जिससे भैया जी लोग को भी नौकरी मिल रही है, जो रोजगार है उनको भी रोजगार मिल रहा है। और एक पूर्ण आयु जो जबलपुर में खुला है, वहां पर भी जो डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक हैं, जो बाहर विदेशों में ना जाकर यहीं पर अपना कर्तव्य व्यवस्थित ढंग से निभा रहे हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छी कीर्ति जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। इसके बाद में सुनंदा जी को आमंत्रित करूंगी, वह अपनी बात को रखें। सुनंदा जी, सुनंदा जी, जी सुनंदा जी नहीं, सुनंदा जी नहीं है। नीरज जी देख लीजिए, नहीं है सुनंदा जी। ठीक है, ऋचा जी गो अहेड। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसके बाद में आमंत्रित करना चाहूंगी वेरी गुड पर्सनालिटी एंड हार्ड वर्किंग गर्ल पूजा जैन जी को, वो आए और अब सबके सामने अपनी बात रखें। पूजा जैन जी, पूजा जैन जी है? यस सर है। ठीक है, आगे। कोई नेटवर्क इशू होगा तब तक हम आकृति जैन जी को इनवाइट करेंगे, वो आए और अपनी बात को शेयर करें। आकृति जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ब्रांड ड्रेन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। जैसे जैसी हमें जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए है, जॉब चाहिए है, नहीं मिलती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसा चाहिए नहीं मिलता है, तो अपनी कंट्री से माइग्रेट करके हम अदर कंट्री में चले जाते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके और जिस टाइप की हम अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं हमें वैसी अपॉर्चुनिटी मिल सके। मैं अपने रिलेटिव्स में कजिन्स को देख रही हूँ कि उनको जैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी उनको नहीं मिली, तो वो अपनी कंट्री को छोड़ के अमेरिका और लंदन में रहने चले गए। उनसे मिलने के बाद बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन में और कम्युनिकेशन स्किल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो गया है। और निगेटिव वे में देखा जाए तो उनसे मिलने के बाद कोई भी अपनापन नहीं लगता है और उनका वो इंडिया वालों को आउटडेटेड समझते हैं। और ब्रांड ड्रेन को कम करने के लिए हमें कल्चर्स क्रिएट करना पड़ेगा और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और हमारे समाज में जाति प्रथा में कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में अमेरिका और यूरोप की तरह सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी नहीं है, और रिसर्च फैसिलिटी में भी सुधार होना चाहिए। इनोवेशन करने के लिए भी कोई भी फाउंडेशन ना हो हमारे यहाँ इंडिया में। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आकृति जी। इसके बाद पूजा जी अपनी बात को शेयर करें। पूजा जी, अगर आप हमारी बात को सुन पा रही हैं तो अपनी बात को जल्दी से जल्दी शेयर करें। जी हमारे जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। हेलो, आज भी बोलिए। सर फोन प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अभी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। हाँ सर, आजकल के लोग विदेशों में जाना चाहते हैं अपने देश को छोड़कर, क्योंकि विदेशों में ज्यादा
पैसा कमाया जा सकता है, अपने देश में उतना नहीं मिल पाता। इस कारण से लोग विदेशों में जाना चाहते हैं और अपनी पूरी लाइफ विदेशों में गुजारना चाहते हैं। वह यह नहीं सोचते कि वही प्रतिभावान बच्चा हमारे भारत में रहता तो हमारे भारत का नई तकनीकी से विकास होता। विदेशों में जाने उनकी प्रतिभा की कोई परख नहीं रहती और वह लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन दिक्कत तब खड़ी हो जाती है जब वही नेटवर्क इशू लग रहा है उनका, आगे बढ़िए। सभी लोगों ने बहुत अच्छी से अपनी बात को शेयर किया। ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन एक कहावत या मुहावरा है जो अत्यधिक शिक्षक और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देश छोड़ने का वर्णन करता है। यह मुख्य रूप से किसी देश के भीतर अच्छे रोजगार के अवसर की कमी का नतीजा है। यह उनके मूल स्थान के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बनता है, क्योंकि इससे प्रतिभा का नुकसान होता है। यह 3 स्तरों तक रहता है: भौगोलिक, संगठनात्मक, औद्योगिक। दुनिया भर में कई देशों को प्रतिभा पलायन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर कितने मिनट बचे हैं हमारे? बस पूरी हो गई, 15 मिनट हो गई। मैं हो गए सर, मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और ग्रुप 4 सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग बताता हूं कि टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैसेज में देखना, यहाँ पर चैट बॉक्स में देखना वो भी महत्वपूर्ण है। एज ए मॉडरेटर, एज ए ग्रुप मेंबर भी हमें किसी का टाइम नहीं लेना है, वो भी सीखना है। और हमारा टाइम हमें जो कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करते हुए करना है, ये भी हमें देखना है। मेरी 1 मिनट हो गई है। सह प्रशिक्षक रूपाली जी को मैं अपना फ्लोर दूंगा। का कारण देखा जाए तो कई कारण होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है जो कि विदेशों में मिलती है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि प्रत्येक बच्चा होता है उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि जो हमारा देश है इसमें उतनी अच्छी शिक्षा नहीं होती, उतने अच्छे लोग नहीं होते हैं, करप्शन होता है। लेकिन जो विदेश होता है वहां पर बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है और अपने देश की आलोचना करते हैं और दूसरों की अच्छाई को बताते हैं। तो भले ही हमारा देश कैसा हो, हमें इसमें खुद सुधार करना चाहिए, हमें अपनी गलती को देखना चाहिए और जो प्रतिभा, जो टैलेंट हमारे पास है वो हमें अपने देश के लिए रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। यस, थैंक यू रूपाली जी। ग्रुप 5 के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे साथ है मॉडरेटर पूजा जैन गड़ाकोटा, प्राची जैन खरगापुर, आकांक्षा जैन सागर, वंदना जैन बंडा और सोनाली जैन बंडा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और उनका विषय है हर एक बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है। ग्रुप 5, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है हर बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक। तो वास्तविकता क्या है, जितना इंटेलिजेंट होता है तो प्रेम और सम्मान ज्यादा उस बच्चे के प्रति उतना ही होता है। बाकी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में अपनी अलग अलग क्वालिटियां हैं और हर बच्चे अपने हुनर से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे हाथ है, हमारे हाथ की ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, तो हमारी उंगलियां जैसी हैं हमें वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इन उंगलियों को बढ़ाकर बराबर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो बच्चा जैसा है हमें उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और मान सम्मान देना चाहिए। और टीचर का प्रथम कर्तव्य है कि उस बच्चे के हुनर को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्राची जैन जी खरगापुर को, वह आए और अपनी बात प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है उस पर मेरे विचार हैं।
कि प्रत्येक समाज, गांव, शहर, राष्ट्र में रहने वाले हर एक बच्चा को समान अधिकार प्राप्त है। वह चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा ही होता है जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। बच्चा चाहे संपन्न घर का हो या निर्धन घर का, दोनों के साथ समाज में समानता का अधिकार प्राप्त है। गुण, रूप, रंग सभी मायनों में हर बच्चा प्रेम और आदर का भूखा होता है। बच्चे को प्रत्येक व्यक्ति से प्यार के 2 शब्द सुनने की लालसा रहती है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। कक्षा में बैठा, जैसे उदाहरण के तौर पर बोले कि कक्षा में बैठा एक प्रधानमंत्री का बच्चा या किसी अन्य अधिकारी का बच्चा जितना प्यार का भूखा होता है, उतना ही एक निर्धन परिवार का बच्चा। लेकिन आज हमारे समाज में जाति, रंग और गुणों के आधार पर सम्मान देना शुरू कर दिया है। हम उच्च कुल के बच्चे को प्यार के साथ पढ़ाते हैं और उन्हें कहते हैं, बेटा तुम बहुत प्यार से पढ़ते हो या अच्छा पढ़ते हो, तुम्हें आगे जाकर सक्सेस मिलेगी। तो कभी कभी आज के बड़े घर के बच्चे बोल देते हैं कि मेरे पिताजी एक बड़े अधिकारी हैं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कैसे भी नौकरी मिल जाएगी। और अगर वही प्यार के 2 शब्द अगर हम निर्धन परिवार के बच्चे से बोल दें कि बेटा तुम बिना ट्यूशन के इतना अच्छा पढ़ते हो या इतनी मेहनत करते हुए भी इतना अच्छा पढ़ते हो, तो बच्चा बहुत ही खुश होगा, क्योंकि उसको प्यार के 2 शब्द सुनने को मिले हैं। अगर हम खुद या पूरी क्लास को मतलब बोलकर, ताली बजाकर उसका अभिवादन कर दें, तो बच्चा निश्चित ही सक्सेस होगा, क्योंकि उसे प्यार और सम्मान के शब्द सुनने मिलेंगे। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया प्राची जी, आपने जो शब्द कहे कि किसी भी बच्चे को किसी भी, ना गरीबी और ना जाति, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपने जो उदाहरण दिया प्रधानमंत्री जी का, वह बहुत ही बढ़िया है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आकांक्षा जैन जी सागर को, वह आए और अपनी बात प्रस्तुत करें। सभी को जय जिनेंद्र। हर एक बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है, यह बात बिल्कुल सत्य है। हर बच्चे प्रेम और सम्मान के योग्य होते हैं, इसलिए उन्हें प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए। और हमें प्रेम और सम्मान इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि बच्चे सिखाने से नहीं बल्कि देखने से अनुसरण करते हैं। यदि हम बच्चों को प्रेम और सम्मान देंगे, तभी बच्चे अपने परिवार में और अपने समाज में सभी को प्रेम और सम्मान देना सीखेंगे। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे देर में सीख पाते हैं। तो शिक्षक का कर्तव्य होता है कि सभी बच्चों को समान मानना चाहिए और उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों में हुनर होता है, जैसे कि आइंस्टीन को बचपन में पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से मंदबुद्धि कहा जाता है, और एडिसन जी को भी मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन वह दोनों आगे चलकर महान वैज्ञानिक बने। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यदि बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, वर्तमान स्थिति को देखकर उनके भविष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो शिक्षक के होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होता है कि हमें सभी बच्चों को समान मानना चाहिए और बच्चों में एक दूसरे के प्रति मतलब तुलना चाहिए और सभी बच्चों को प्रेम, अवसर और सम्मान देना चाहिए, ताकि बच्चे आगे चलकर एक अच्छे नागरिक और सफल व्यक्ति बन सके और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आकांक्षा जी, आपने बताया कि बच्चे सिखाने से नहीं बल्कि देखकर अनुसरण करते हैं। तो हम जैसा बच्चों के साथ करेंगे वह वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ वंदना जैन जी बंडा को, वह आए और अपने विचार रखें। हमारा आज का विषय है बच्चा समान प्यार सम्मान का हकदार, और वास्तव में हर एक बच्चे को आपकी आवाज नहीं आ रही वंदना जी। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास ही कई ऐसे बच्चे मौजूद होते हैं जो विषम परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, जिनके माँ बाप का कोई अता पता नहीं होता।
तो ऐसे बच्चों का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है। तो केवल कह देने मात्र से ये नहीं होगा कि भगवान का रूप होते हैं बच्चे, बल्कि उसे हमें अपने आचरण में लाना होगा। बच्चे तो जब हम जानवरों के बच्चों को देखते हैं, इतने भोले, इतने मासूम होते हैं कि हमारा मन करता है कि हम उन्हें ही प्यार करने लग जाएं। आप सभी ने देखा होगा कि कुत्ते बिल्लियों के बच्चों को भी हम कितना प्यार करते हैं, तो क्या हम इंसान के बच्चों को वही प्यार नहीं दे सकते? बच्चे इतने भोले, इतने मासूम और इतने प्यारे होते हैं कि उनकी मासूमियत देखकर कोई भी अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफ भूल सकता है। बच्चों की एक मीठी सी मुस्कुराहट, पुतली बातें जब हम सुनते हैं तो कितनी तनाव भरा माहौल वो हमारे अंदर एक नई ताजगी ला देता है। पर कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे माता ही ऐसे व्यवहार करते हैं कि अपने हिस्सों में भेदभाव करने लगते हैं। कई बार हम देखते हैं बहुत से बच्चे कारखाने में या होटल्स में या दुकान में काम करते हैं, वंदना जी आवाज तो नहीं आ वो रही आपकी। बचपना आपकी आवाज जब नेटवर्क की समस्या, फिर बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम, फिर भी मैं ट्राई। नो प्रॉब्लम वंदना जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। वंदना जी गो अहेड। पूजा जी। बहुत ही बढ़िया वंदना जी, इनका नेटवर्क प्रॉब्लम था, फिर भी उन्होंने बोलने का प्रयास किया और इन्होंने बताया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो उनको भगवान का रूप बस मानना नहीं है बल्कि अनुसरण करना है। बच्चे क्योंकि एक भगवान जो जिस प्रकार से बच्चों को दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उन्हें उनके उसके प्रति प्रेम देना है, सम्मान देना है, उनके जो विकास, उनका जो कलाएं हैं उनको विकसित करना है। तो अब मैं इसके साथ अब आमंत्रित करती हूँ सोनाली जैन जी बंडा को, वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। बच्चों को जब समझाते हैं तो उसे टाइम दो, वो दिन के बाद वापस वही कहता है, इसलिए तो उसे बच्चा कहते हैं। बाहर का मौसम, बाहर की संगति, बहुत सारी चीजें उन पर असर करती हैं। बहुत सारी चीजें चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। जितना हो सके बच्चों को प्रेम और सम्मान दो ताकि वो आपको समझ सके, आपसे प्यार कर सके। हमने जो कहा वो बच्चा करे या ना करे, बच्चों को प्यार और सम्मान जैसे कि मेरा बेटा उर्जित है, मैं उसको प्यार और सम्मान देती हूँ तो वो मुझे प्यार और सम्मान देता है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सोनाली जी, इन्होंने अपना ही उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मैं अपने बच्चे को प्रेम और सम्मान देती हूँ तो वह बच्चा भी मुझे प्रेम और सम्मान देता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम दूसरों से ये सम्मान की अपेक्षा रखते हैं तो सबसे पहले तो हमें स्वयं पहले दूसरों को सम्मान देना सीखना पड़ेगा। तो मैं कुछ पंक्तियों से बोलना चाहती हूँ कि दो उड़ान इन वंदना जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। आप टाइमिंग का ध्यान रखें वंदना जी, और उसके बाद पूजा जी। यस वंदना जी। सबसे आवश्यकता आज इस बात की है कि जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, तो हमें चिंता करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि समाज से मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ सकें, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके सामाजिक जीवन को सम्मानपूर्वक बना सकें। आप पूजा जी आगे बढ़िए, नेटवर्क इश्यू है लग रहा है उनका। पूजा जी यू कैन गो अहेड। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। दो उड़ान इन पंखों को, दो उड़ान इन पंखों को, छूने दो आसमान इन बच्चों को। दो उड़ान इन पंखों को, छूने दो आसमान इन बच्चों को। कल ये बदलेंगे इस जहान को, कल ये बदलेंगे इस जहान को। बस बढ़ाना है इनके प्रति प्रेम और सम्मान को, बस बढ़ाना है इनके प्रति प्रेम और सम्मान को। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हर बच्चे को प्रेम और सम्मान देना चाहिए, हमें हर बच्चे को समान रूप से मानना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में अपनी अपनी अलग अलग कलाएं होती हैं। बस हमें किसी भी नंबर के जरिए नहीं करना चाहिए कि यह पढ़ाई में होशियार है तो हमारा ध्यान इसी के ऊपर होना चाहिए। जैसे ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, अगर वह उनके लिए हम सिंगर, अगर वो सिंगर होते तो क्या होता। तो
उनकी रुचि किसमें थी? खेल में। तो उनके जो प्रशिक्षक थे उन्होंने भी इतना प्रयास किया कि आज वो महान क्रिकेटर हैं। तो हमें भी ऐसे ही हर बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। वंदना जी, आपका नेटवर्क इशू है, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप बहुत कुछ अच्छा बोलना चाहते हो, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण मैं ऐसा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका वीडियो जरूर से सम्यक हमारे ग्रुप में भेजें और सब शेयर करें, ठीक है? वंदना जी, आपका नेटवर्क इशू लग रहा है, ठीक है? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो ग्रुप 5 के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। सो सभी ने अच्छा बोला है। वंदना जी का नेटवर्क इशू लग रहा है, बहुत अच्छा उन्होंने ट्राई किया है 2-3 बार, लेकिन उनको हम सुनना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण वो हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं ज्योति जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सह प्रशिक्षक के रूप में कि अपनी बात करें। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हर बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक होता है। जैसे कई बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, कई बच्चे गेम में स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं, कई बच्चा पेंटिंग अच्छी करते हैं। तो हर जगह हर चीज की अहमियत होती है। हमें हर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए और हर बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक होता है। क्योंकि कई बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि ये बच्चा होशियार है तो हमें इसको ही सपोर्ट करना चाहिए। पेंटिंग का क्या है, और उससे थोड़ी ना आगे चल के कुछ मिलेगा, या फिर कोई स्पोर्ट्स या गेम। मतलब कई लोगों की पिछड़ी सोच होती है। जो माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं उनकी थोड़ी सोच सीमित होती है कि बच्चा पढ़ेगा तभी उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, पेंटिंग करने से कुछ नहीं होगा या फिर गेम खेलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए समय की कमी, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। यस, थैंक यू सह प्रशिक्षक ज्योति जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी कि हमें 1 मिनट में बहुत काफी होती है ना? कि 1 मिनट में हम अपनी बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें चाहिए तो बच्चे को चाहिए कि नहीं, यस और नो, सिंपल बात है। हमें जो चाहिए, हमें जो इच्छा है वो बच्चे की भी इच्छा रहेगी। मुझे लगता है कि ये सिंपल बात है, जो हमें ये रिस्पेक्ट चाहिए। हमें जी लगा के बोले कोई, और ज्योति जी लगा के बोले या नीरज जी लगा के बोले, तो बच्चे को भी जी लगा के बोले, रिस्पेक्ट चाहिए। ये मुझे लगता है 1 मिनट में मेरी बात मैंने कंप्लीट की है और बहुत अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया है। सभी ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और सभी मॉडरेटर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और सभी हमारे सह प्रशिक्षक हैं, रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और दिनेश जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने सबने पार्टिसिपेट किया है और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं और मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया से अपनी बात रखी है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव था आज का, वो क्लियर हुआ है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अनुराग जी को कि वो क्लोजिंग करे और मंगलाचरण से हमारी एंड करें। सभी को जय जिनेंद्र। सर आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है, हाँ जी, चलिए जी। सभी से रिक्वेस्ट है 2 हाथ जोड़ के करके हम माइक अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग। जय बोलो देवादेव कसर श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ आदि मिथ्या ने किया नंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। जब 24 शंकर भगवंतों की जय।
थैंक यू सभी को, बहुत 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 बधाई। और हम नेक्स्ट जो हमारा 18th वेबिनार है, जो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी है, उसके लिए भी तैयार हो जाए। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, शेयरिंग होने वाला है, और आपको मैं समय पे बताऊंगा। नीरज जी, आपको फ्लोर देते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भविक सर, हमारे सहायक प्रशिक्षक रूपाली जी, ज्योति जी, प्रियंका जी एवं हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी। जैसा कि आप सभी ने जो हमारे प्रभावी शिक्षक बनने की श्रृंखला में 16 प्रशिक्षण की यात्रा को पूरा किया, और आज जब हम आप सभी के जो ग्रुप डिस्कशन सुन रहे थे, तो हमें लगा कि वास्तव में वो निखार हम आप सभी में देख पा रहे हैं, जो हमने आज से 4 महीने पहले देखा था। 4 महीने पहले अगर हम पीछे जाते हैं और आज हम यदि आपको देखते हैं, तो काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो वास्तव में आप प्रशिक्षण के माध्यम से सीखे हैं। क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं यही कहूँगा कि जो 16 प्रशिक्षण की संजीवनी बूटी आप सभी के लिए प्रशिक्षक भगत सर द्वारा दी गई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं रोक सकती। हमारी और जैन शिक्षा समृद्धि संस्था की यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अपने उस सर्वोच्च कीर्तिमान को प्राप्त हों, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी 16 प्रशिक्षण जो टॉपिक आपने सीखे हैं, वह आपकी जिंदगी में, आपके कैरियर में बहुत ही उपयोगी होंगे। और आप सभी के लिए एक विशेष सूचना हम बता दें कि अभी हमारे जैन शिक्षा समृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम से करीब 200 से 250 प्रशिक्षणार्थी हमारे प्रशिक्षण का लाभ ले चुके हैं, और प्रशिक्षण कार्यक्रम की गति निरंतर चल रही है। आप से यही अपेक्षा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक प्रशिक्षक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें। समाज के प्रत्येक वर्ग के शिक्षक को हमारे प्रशिक्षण का लाभ मिले। हम आपसे वहाँ यही अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का मैसेज है, वो आप सभी एक दूसरे तक जरूर भेजें, क्योंकि यह एक परोपकार का काम है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से आप लाभान्वित हुए हैं या हो रहे हैं, वैसे और भी शिक्षक हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़कर
लाभान्वित होंगे। रजिस्ट्रेशन की लिंक और प्रशिक्षण से संबंधित डाटा आप हमें पर्सनल मैसेज करके मंगा सकते हैं। आपके संपर्क में, रिलेशन में या मित्र मंडली में कोई इस प्रकार के जैन टीचर हैं या जो इस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हम पुनः आपसे मिलेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में। तब तक के लिए आप और हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सम्यक ग्रुप, जुड़े रहेंगे और आपसे पुनः अपेक्षा रखेंगे कि हमारा यह मैसेज उन प्रशिक्षणार्थियों या उन लोगों तक जरूर भेजें जिस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू।